नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं व्यास। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जान दे रहे हैं और ज्ञानेश कुमार को अपनी छवि चमकाने की पड़ी है। अब आप देखिए कि किस तरीके की खबरें आ रही हैं। एक तरफ ज्ञानेश कुमार अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं और चुनाव आयोग के अंदर ही एक तरीके से अ, एक बगावत कह लीजिए या एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आज एक ऐसा संकेत मिला जिससे ये पता चल रहा है कि ज्ञानेश कुमार की बात उनके ही चुनाव आयुक्त उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। छवि चमकाने वाली बात मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि चुनाव आयोग के अंदर एक तरीके से बगावत हो रही है, ये इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी इस बात का सबूत है। ये इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है कि इन राइटिंग कमिश्नर संधू cautioned against harassment of genuine citizens final SIR order dropped mention of citizenship act। इसका मतलब ये है कि जो संधू साहब हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जब एसआईआर का ड्राफ्ट बन रहा था तो उस ड्राफ्ट में उन्होंने हिदायत दी थी कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जिसमें कि बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको तंग नहीं किया जाना चाहिए और इस वजह से इसको हमें सिटीजनशिप एक्ट से कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, फाइनल जब ड्राफ्ट आया तो वो जो सिटीजनशिप एक्ट वाला जो पॉइंट था उसको हटा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स जब ज्ञानेश कुमार के पास जब संधू साहब से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश किया तो संधू साहब ने इस पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी थी, लेकिन वो आपत्ति उनकी सुनी नहीं गई। ज्ञानेश कुमार ने नहीं सुना संधू साहब की वो आपत्ति। ये देखिए, इन राइटिंग कमिश्नर संधू कॉशन्ड अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ जेन्युइन सिटीजंस, और उसके बाद क्या हुआ, फाइनल एसआईआर ऑर्डर ड्रॉप द मेंशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। चुनाव आयोग बड़ी बड़ी बातें करता है कि देखिए एसआईआर को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, अनफाउंडेड हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी जिसको कि दामिनी नाथ ने किया है, ये दामिनी नाथ की स्टोरी आज बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं है चुनाव आयोग के अंदर। ऐसा नहीं है कि ज्ञानेश कुमार की सारी बातें जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं वो सुनने के लिए तैयार है। आज इसने इस चीज का पर्दाफाश किया है। तो चुनाव आयोग के अंदर एक तरीके से उबाल है और वो उबाल आज इस स्टोरी से हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि समय अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझ रहे। पहले देखिए, आइए सुनते हैं उन्होंने वो किस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और इसका नतीजा है कि जो 37 समूहों वाला जो ग्रुप है इंटरनेशनल आइडिया, उसकी चेयरमैनशिप भारत को मिली है। देखिए, पहले वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद एक ट्वीट भी आपको दिखाऊंगी। पहले उनके वीडियो को प्ले आउट करिए कि वो अपने वीडियो में क्या कह रहे हैं। सुनिएगा जरा ज्ञानेश कुमार को ध्यान से। प्रिया, आप बैक स्टेज में है, उस बाइट को चलाइए ज्ञानेश कुमार की। जी, ज्ञानेश कुमार की उस बाइट को चलाए प्रिया। प्रिया, आप सुन सकती है मुझे? प्रिया, आप मुझे सुन सकती हैं? निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है, और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि उन्होंने अपना बखान किया है कि किस तरीके से भारत को चेयरमैनशिप मिली है इंटरनेशनल आइडिया की, और उस आइडिया का वो बखान कर रहे हैं।
तो कल उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और आज एक ट्वीट आपको दिखाती हूं चुनाव आयोग का। आप दंग रह जाएंगे कि चुनाव आयोग भी ऐसे ट्वीट कर सकता है। ये देखिए कितना हल्का बना दिया है ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग को। उसको ट्वीट को जरा प्ले करिएगा। क्विज टाइम खेल रहे हैं ज्ञानेश कुमार। क्विज इस समय बीएलओ की हो रही है और ज्ञानेश कुमार क्विज खेल रहे हैं। मैं दिखाना चाहती हूँ वो ट्वीट, बहुत ही शर्मनाक ट्वीट है जिसमें कि वो अपनी छाती थपथपाते हुए, एक तरीके से अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे। और उस ट्वीट को प्ले करिएगा जरा। उस ट्वीट में साफ साफ दिया हुआ है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उस ट्वीट में ये कहा गया है, ये देखिए वो ट्वीट है। प्रिया अगर आप सुन रही हैं मुझे तो प्लीज आप प्ले करिएगा, वरना आप बाद में इसको लगाइएगा। ट्वीट में ये दिया हुआ है क्विज टाइम ईसीआई और फिर व्हेन इज सीईसी ज्ञानेश कुमार ऑफिशियली टेकिंग ओवर द चेयरशिप ऑफ इंटरनेशनल आइडिया। ये देखिए क्विज टाइम खेल रहा है ईसीआई। ईसीआई के पास इतना इफरात समय है कि वो क्विज टाइम खेल रहा है लोगों के साथ। When is CEC ज्ञानेश कुमार officially taking over the chairship of international idea? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से इंटरनेशनल आइडिया के राजा बनने जा रहे हैं और इसको लेकर पीआर एक्सरसाइज जमकर शुरू हो गई है। ये देखिए अपडेट आ रही है December 3, 2025, December 25th, 2025, Jan 1st, 2026, Jan 25th, 2026। अब ये 16 घंटे पहले का ये क्विज खेला गया है और 11:50 पर 2 दिसंबर को इसे पोस्ट किया गया था। 2,40,000 अभी तक इसके व्यूज हुए हैं और आप सोच सकते हैं कि ये क्विज टाइम की क्या जरूरत है ज्ञानेश कुमार को। आप बेसिक सवालों के जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं कि आप एसआईआर को, कोर्ट में हियरिंग चल रही है, आपने एसआईआर 12 राज्यों में करवा दिया, बीएलओज मर रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है और आपके पास सारा टाइम है क्विज टाइम खेलने का। यानी कि अमिताभ बच्चन की तरह, जो अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, ज्ञानेश कुमार इस समय क्विज टाइम खेल रहे हैं। आज इसी पर हम दोनों स्टोरीज को मिलाकर आज मैं बात करूंगी। ये जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है दिखाता है कि चुनाव आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार अपनी छवि को चमका रहे हैं और क्विज टाइम खेल रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस विषय पर जुड़े हुए हैं। कमल कृष्ण राय साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है राय साहब। सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सर्वेश आपका भी स्वागत है। और मीनू जैन वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, मीनू जी आपका भी स्वागत है। राय साहब से शुरू करूंगी। राय साहब इस स्टोरी पर क्या कहेंगे? इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी जो कि बताती है चुनाव आयोग के अंदर बगावत के सुर दिख रहे हैं। अशोक लवासा का एग्जाम्पल आपको याद होगा, मिस्टर अरुण का आपको याद होगा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज इस चीज की नौबत तो अभी नहीं आई इस्तीफे की, लेकिन जिस तरीके से संधू साहब ने अपनी आपत्ति दर्ज की और उस आपत्ति को रिकॉर्ड नहीं किया गया, वो क्या दर्शाता है? और ज्ञानेश कुमार क्विज टाइम खेल रहे हैं जी। आपको इतिहास में एक नीरो नामक राजा की याद जरूर होगी। जब उसका पूरा देश जल रहा था तो वह किले के बुर्ज पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था और उस ऐतिहासिक तबाही से वो आनंदित हो रहा था। इस पूरे चुनावी तंत्र को तहस नहस करके, जिसका सबसे बड़ा वाटरलू बिहार में था कि लोकतंत्र कैसे सिसक सिसक कर और घुट घुट कर वहां समाप्त हुआ और कैसे एक चुनाव आयोग के तंत्र ने पूरी इलेक्शन की बाजी पलट दी, उसका जश्न मनाया जा रहा है। उसका जश्न मनाया जा रहा है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने जो दायित्व सौंपा था ज्ञानेश कुमार को, उसको बिल्कुल 16 आना उसने पूरा करके दिखा दिया। इस तरह लोक लाज को छोड़कर कोई भी इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठने वाले अधिकारी का आपने कभी इतिहास में नाम ही नहीं सुना। इतनी निर्लज्जता, इतनी ढीठपना कोई एक तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था का ही कोई आला अफसर दिखा सकता है, जिसको जनता का भय न हो, अदालत का भय न हो और संजोग से सुप्रीम कोर्ट जिसका जो पूरा रुझान है, उसे मुख्य चुनाव आयोग को लग रहा है कि हमको अदालत का भय नहीं है, क्योंकि अदालत ने भी हमारी मदद की है। जो हमने बिहार में इतना बड़ा, इतना सफलतापूर्वक हमने अपने उनके लक्ष्यों को पूरा किया है। आप देख लीजिए, पूरे बिहार से लेकर आज 60 लोगों के मरने की खबर है। एक बीएलओ ऐसा मरा जिसका अगले दिन शादी हुई। एक बीएलओ ने
इस तरह जान दी जिसकी 4 बेटियां भी है, जिसकी पढ़ाई लिखाई का और उसके जीवन यापन का कुछ भी नहीं है। और एक काम और ज्ञानेश गुप्ता ने किया है कि 3 मेंबर्स जो कमेटी है, 3 मेंबर्स बनाई क्यों गई थी? बहुत अच्छा चला रहे थे सेशन साहब, लेकिन नेताओं के माथे पर पसीना छलक आ रहा था सेशन साहब की सख्ती और ईमानदारी के चलते। उस दौर में भी वो लोग चाह रहे थे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था सरकार की सेवक के तौर पर बर्ताव करे, और उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने मल्टी मेंबर कमेटी बनाई। 3 फाइनली 2 से 3 हुए। आज की जो स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि को इलेक्शन कमीशन के सदस्य चुनने के कोलेजियम से निकालने के बाद माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह ये कोलेजियम के मेजॉरिटी बनते हैं, और राहुल गांधी को लिखना पड़ता है कि हम साइलेंट मेंबर और स्पेक्टेटर और पार्टिसिपेंट नहीं रह सकते और ये डेमोक्रेसी नहीं। तो अब 2 बाकी मेंबर या तो अपनी आत्मा पे पत्थर रखकर, अपने जमीर को गिरवी रखकर, अपने स्वाभिमान को छोटा करके वहां पर शामिल हों और उन सारे कागजों पे दस्तखत करें जिसको गणेश चाहते हैं, और नहीं तो अगर आत्मा जीवित है तो इस बात को तैयारी करें कि वो सच बोले, दिन में और रात में ईडी के यहाँ उनका छापा। आपने सीबीआई के डायरेक्टर की कहानी जानते होंगे। सीबीआई के डायरेक्टर के घर ही पर आधी रात को दिल्ली में उस कार्यालय पे छापा मारा गया। तो जो जो नोट ऑफ डिसेंट आया है, या उसको कहिए कि एक बगावत का संकेत आया है, वो इस बात का है कि हम ज्ञानेश कुमार की तानाशाही में अपने को दम घुट कर यहाँ पर रहना संभव नहीं। ज्ञानेश कुमार ने उसको एक 1 मेंबर शो बना दिया है, और जो वो चाहेगा, जैसे जैसे जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है कि जो माननीय मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह और ये जोड़ी चाहती है, कैबिनेट के किसी विवेक की आवश्यकता नहीं, न कैबिनेट के किसी डिस्कशन की जरूरत है। तो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने बिल्कुल एक तरह से अपने घर के कि अपना जैसे किचन कैबिनेट होता है उस तरह का बनाने की कोशिश किए ये। लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसेंट आया है, ये कुछ गंभीर रास्ते की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये डिसेंट बहुत सेंसिटिव सवाल पे आया है कि आप जो है इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के नाम पे आप उन तमाम लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उन तमाम लोग जो वृद्ध है, जो विकलांग हैं, जो जिनके पास सबूत नहीं है अपने होने का, अपने जन्म का, अपने पिता के जन्म का, अपने आवास का, उनको वोट के अधिकार से, उनको वोटर होने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। तो एक जमीर जागा एक सदस्य का, और उसने ये सवाल उठा दिया और कहा कि इसमें सिटीजनशिप वाला भी देख लिया जाए। आज बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में ये लोग पैसा देकर हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मतुआ समुदाय जो वहां नमो शूद्र है, जो जिसको सफाई कर्मचारियों का जिसका मूल जो है बांग्लादेश में था। आपको याद है पिछले बांग्लादेश के चुनाव में माननीय मोदी जी बांग्लादेश चले गए थे और उस गांव में गए थे जिसमें इस संप्रदाय के आदि ईश्वर या गुरु का मूल निवास है, और वहां जो मंदिर में पूजा करके आए थे इस विश्वास के साथ कि बंगाल में भाजपा को मतुआ समुदाय के लोग वोट देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। आज पूरा मतुआ समुदाय भाजपा के खिलाफ है, और आज जो है उनको उनको हिंदू होने का सर्टिफिकेट, जो जिस भंगी समाज को हम अपने घर के मुख्य रास्ते से घुसने नहीं देते हैं और अपने टॉयलेट्स के गेट बाहर से अलग रखते हैं कि वो बाहर से आएगा और बाहर चला जाएगा, उसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट 100 रुपए 200 रुपए में वहां पर कैंप लगाकर भाजपा के लोग दे रहे हैं। तो ये ज्ञानेश गुप्ता ने पूरे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सरकारी तोता बना दिया है, और ये इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे, क्योंकि बंगाल और केरल और तमिलनाडु में जिस तरह से प्रतिरोध दिख रहा है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने मजबूती से इससे लड़ने का फैसला किया, और समाजवादी पार्टी के नौजवान इस समय जिस तरह से दिख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी टकराहट की गुंजाइश है।
नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे बहुत पिन पॉइंटेड 2 चीज़ों पर है कि ये चुनाव आयोग के अंदर क्या आपको बगावत दिख रही है? संधू साहब उठे, हो सकता है विवेक जोशी जो तीसरे वाले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो भी इस तरह से खड़े हों और आज ये स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से तो हमें पता चल गई। लेकिन जिस तरह से ज्ञानेश हर कुमार जगह अपनी देखिए, बगावत की सुन नहीं बिल्कुल पा बिल्कुल, मैंने उसको संकेत दिया कि चुनाव आयोग में एक सदस्य ने जिस तरह वोट ऑफ डिसेंट दिया है और अपने मतभेद को व्यक्त किया है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा टकराव वाली है। और हर जगह देखिए, इन्होंने संस्थाओं का गला जिस तरह से घोटा है, हर जगह इस तरह से ईमानदार लोग और सच पे चलने वाले लोग बागेश्वर में दिख रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, जस्टिस नागरत्ना जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, अभी अप्रैल में वो 3 मेंबर कोलेजियम की मेंबर होंगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कागज पे लिखा जाता है जजमेंट, रेत पे नहीं लिखा जाता, कि पहले का कोई जजमेंट अगर किसी ने दिया है तो उसको आप दूसरा जजमेंट दे दे, पलट दे। उनका संकेत था कि जब जब कॉलेजियम सिस्टम को एक बड़े बेंच ने पारित किया, तो तुम चाहते हो कि एनएचएसी लगाकर और पूरे जज की नियुक्ति का काम जो है अब संघ को दे दें और भाजपा को दे दें और पीएमओ को दे दें। ये बहुत गलत है। तो ये क्या है? रिबेलियन वॉइस है नागरत्ना का। वो नागरत्ना का रिबेलियन वॉइस है कि जिसने राहुल गांधी को सजा किया था, उस जज को आपने तमाम 58 लोगों की सीनियरिटी को वो सुपरसीड करके उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। और बनाने वाले गवई साहब हैं, जो जो अम्बेडकर साहब की गोद में अपने को पाते हैं। तो ये सारी संस्थाओं में नीलू जी देखिएगा, वहां साहब डिसेंट वाले लोग दिखाई पड़ने लगे हैं। और वो पूरा वो स्थिति है जो बोफोर्स के समय थी, जो उसके उसके बाद की समय थी, कि सरकारें गिर जाती हैं। इस तरह के लोग जब आवाज उठाते हैं कि ईमानदार जज या ईमानदार आप ब्यूरोक्रेट, तो पूरा पूरा देश का जनमानस उससे आंदोलित होता है। तो ये सारे संकेत और भी जगहों पे आप देखिएगा कि लोग सच के साथ, अब क्योंकि नौकरशाही में सबने अपना जमीन बेच दिया, ऐसा नहीं। जो जिनके पास जरा भी ऋण है, वो इस आवाज को, और सिंधु साहब उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं अब सर्वेश के पास आती हूँ कि सर्वेश, आप ये इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी और ज्ञानेश कुमार का जो एटीट्यूड है कि भाई वो क्विज टाइम खेल रहे हैं, अपनी छवि को चमका रहे हैं और उन्हीं के संस्थान के अंदर बगावत दिख रही है, क्या कहेंगे इस पर? दोनों स्टोरीज पर मैं चाहती हूँ कि आप टिप्पणी करें जी। देखिए नीलू जी, पहली बात यह है कि क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है कि एक डेमोक्रेसी में सारे के सारे बेईमान हो जाए? नहीं। कभी ना कभी जब स्प्रिंग बहुत ज्यादा दबाया जाएगा तो उतना ही उछाल आएगा। और अब समय आ गया है कि जिसके अंदर थोड़ा सा भी किसी भी संस्थान में जिसके अंदर जमीर बचा हो, उसकी अंतर मन की आवाज वो बाहर ला सकता है, तो वो बाहर आने लगेगी। वैसा ही एक स्वर है ये संधू साहब का। और वो जो कह रहे हैं वो भी वो पूरा खुल के बोल नहीं पाए। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो और बोलनी चाहिए थी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस पद पे, इतने इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोगों की, कि वो कम से कम उनके अंदर डर कम हो और वो हिम्मत दिखाएं। हो उसका उल्टा रहा है, भाजपा सरकार उसका फायदा उठा रही है। ये इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? एस जयशंकर साहब, या फिर अश्वनी वैष्णव साहब, या फिर यहाँ ज्ञानेश कुमार, या एनएसए साहब जो है हमारे, ये ब्यूरोक्रेट्स क्यों होते हैं उसका हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली होता ये है कि जो कोई छोटा सा भी एक नेता है, जो चाहे जिला पंचायत लड़ रहा हो, ग्राम प्रधानी लड़ रहा हो, या फिर अपने जिले में राजनीति कर रहा हो, विधायक हो, सांसद हो, उसको क्या होता है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को जवाब देना होता है। हर हर कार्य के लिए जवाब देना होता है। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको केवल एक को जवाब देना होता है, सरकार को। अगर सरकार ठीक है, आज जैसे वो केबीसी खेल रहे हैं, सीईसी, कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर खेल रहे हैं कि कब जो है ये इंटरनेशनल आइडिया में जाके बैठेंगे। पता नहीं क्या है इंटरनेशनल आइडिया और कौन सा तीर मार लिया है इन्होंने वहां जाके। क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अभी तक के इतिहास में, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऑल टाइम लो है। हमारे यहाँ एक ट्वीट पे सीज फायर हो जा रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस लेवल की है। 60-70 बार अगर गिना जाए तो अब तक कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ये मजाक मखौल उड़ा चुके हैं भारत की विदेश नीति का, कि मैंने कह के कर दिया। टैरिफ्स देख लीजिए, किसी देश से आज की हालत में हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हर तरफ से हम झेल रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार को एक ट्वीट उल्टा करना चाहिए। अगला ट्वीट हो सकता है क्विज उनका आए कि कब कितने दिनों में वो ओथ ले रहे हैं राज्यसभा की, और कितने दिनों में वो राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। और ये होड़ जो है वो एक ही तो भेजा जा सकेगा, ऐसा तो नहीं 3 के 3 भेज दिए जाए।
तो ये सारे अधिकारियों में ये होड़ लगी कि कौन यसमैन बड़ा बन जाए, कौन बड़ा चाटुकार बन जाए, भले इसके नाते देश की जनता की हालत खराब हो, डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन उसके बीच में खड़े हैं हर वो नागरिक खड़ा है जिसके अंदर जमीर अभी भी बचा है। ये पहली बार नहीं है जब लोकतंत्र के साथ ये मखौल हो रहा है। ये पहले बहुत इससे बड़े बड़े स्टालवर्ड्स आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, जिनको लगा कि उनके हाथ में लोकतंत्र है, वो एजेंसियों को यूज करके, हालांकि इस लेवल का कोई नहीं आया, मैं मानता हूं कि इतना नीचे जाने की क्षमता किसी और नेता में नहीं आई है कि वो अपने आप को भगवान घोषित कर दे। और भी है कि ये इंडियन एक्सप्रेस ने खोजी पत्रकारिता की, उन्होंने सोर्सेस से कंफर्म किया, तब जाके उन्होंने ये स्टोरी छापी। लेकिन आज संधू साहब के ऊपर भी क्या इस बात को लेकर आरोप नहीं लगेंगे कि वो इतने दिन तक चुपचाप बैठे थे? वो तो इंडियन एक्सप्रेस का भला हो कि ये जो दामिनी नाथ जैसे जर्नलिस्ट है, उन्होंने जाकर इसको खोजबीन की, स्टोरी को छाप दिया। आज हम संधू साहब के साथ सपोर्ट में खड़े हो या संधू साहब के खिलाफ खड़े हो, आज ये बात है। मैं इसका जवाब देता हूँ नीलू जी, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। मैं ये कहना चाहूंगा with the little knowledge I have of Indian politics and all the love and affection I have for the Indian democracy, संधू साहब, पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा दामिनी नाथ जी का, जिन्होंने फिर से विश्वास मेरे देशों को जगाया है कि पत्रकारिता अभी भी जिंदा है इस देश में, और जो हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो अभी भी ऐसे ही लोगों के कंधों पे टिका हुआ है, जिन्होंने इतनी हिम्मत की। आज के समय में इनको जितना अप्रिसिएशन मिले वो कम है, क्योंकि ये हिम्मत दिखाने की हिम्मत बहुत बड़े बड़े लोगों में नहीं है। जो बड़े बड़े जर्नलिज्म में नाम है उनके अंदर नहीं बचे, उन्होंने अपने जमीर बेच दिया है। दूसरा, संधू साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं तो ये आवाजें जो थोड़ी थोड़ी भी निकल रही हैं वो दब जाएंगी। इन्होंने भी इस दौर में जहां पे कुछ भी हो जा रहा है, लोगों को बड़े बड़े नेता हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, पार्टियां बदल दे रहे हैं, बी टीम सी टीम हो जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कितनी बी टीम है, बिहार में कितनी बी सी टीम डी टीम थी, वहां हिम्मत नहीं हुई, इन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई है। इनको अपलॉड करना चाहिए कि इसके बाद और ऐसी आवाजें आए। अगर हम ये आवाज इनको नहीं दबा देंगे, यहाँ पे इनके विपक्ष में खड़े होंगे, तो आगे ये आवाजें नहीं आएंगी। तो मैं संधू साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम उनमें इतनी हिम्मत हुई कि इतना बोला उन्होंने। इसके बाद और आवाजें आएंगी। और जैसा भी राय साहब ने कहा, उन्होंने बहुत सही बात कही कि आइस ऑफ द टिपबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये, क्योंकि ये बहुत, अभी इसके बाद बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। और अगर इसका ये तो 1% भी नहीं, अगर 10% भी निकल आया जो सच्चाई है, तो ये सत्ता पलट होने में समय नहीं लगेगा। जो उत्तर प्रदेश में थोड़े से पे हो गया था, हमने संविधान की बात करनी शुरू की थी 24 में, और वो रिजल्ट सामने था। तो हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि बस जनता को जगाना है। जनता जाग गई, ऐसे कई मोदी आए और योगी आए, वो बदलने में देर नहीं लगेगी। जनता से ज्यादा संप्रभु, उनसे ज्यादा सशक्त कोई नहीं है। तो संधू साहब की आवाज और ये दामिनी नाथ जी की आवाज, ये आवाज जनता की आवाज है। और ये जनता को निश्चित ही रूप से, जो पढ़ा लिखा वर्ग जो पढ़ रहा होगा, जिसने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, या फिर आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से जहां तक पहुंचेगा लोगों तक, उनके अंदर और हिम्मत आएगी कि आवाज उठा सके। ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं, हर बहुत ईमानदारी पे ही ये देश टिका है, और मैं चाहता हूं कि उनकी आवाज और मजबूत हो। संधू साहब अभी दूसरे, जो तीसरे इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी भी आवाज आए। और भी संस्थाओं में, ईडी में, सीबीआई में, बाकी जगहों पे, न्यायालयों में ईमानदार लोग बैठे हैं, इसीलिए देश चल रहा है। उनकी आवाज और आए, आगे आए, और ये बेईमान वोट चोर बैठे हुए हैं, इनकी आवाजें दबे। वो तभी हो सकती है जब जनता की आवाज लोगों तक पहुंचे। ये सब जनता की आवाज है। जनता की आवाज हमें ऐसे सुनाई नहीं देती, इन लोगों के माध्यम से सुनाई देती है। बिल्कुल जी नहीं, लेकिन मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी, ये जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है आज, टॉप हेडलाइन है जिसकी, बैनर स्टोरी है आज। कई लोग इंडियन एक्सप्रेस के बारे में कहने लगे थे बीच में कि अरे इंडियन एक्सप्रेस तो ऐसा अखबार है कि झुक गया है सत्ता के प्रति, अब वो ढीला पड़ गया है। लेकिन आज दामिनी नाथ की स्टोरी ने ये प्रूव कर दिया कि अभी भी पत्रकारिता जिंदा है। इसलिए मैं बार बार इस अखबार को दिखा रही हूँ कि ताकि व्यूअर्स भी देखें कि ये स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पत्रकारिता की जिंदा होने की, और दूसरा कि ब्यूरोक्रेसी में सब लोग मोदी जी के नौकर नहीं है। इस पर आप चाहो तो इस पर टिप्पणी करिए कि ये कितनी बड़ी खबर है अपने आप में, और आज मोदी जी को इससे कोई सबक लेना होगा या नहीं लेना होगा। और ज्ञानेश कुमार को भी, खासकर ज्ञानेश कुमार जी। जी देखिए, स्टोरी तो बहुत बड़ी है, और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस का कि इतने टफ टाइम में, इतने कठिन समय के बीच में उनके एक जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की और उन्होंने इसको छापने का साहस किया। मैं इंडियन एक्सप्रेस तो ऑलवेज, मतलब हमेशा से, मेरे ख्याल से जो लोग निष्पक्ष पत्रकारिता या पढ़ना चाहते हैं कुछ निष्पक्ष, वो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दो ही चॉइस हुआ करती है लोगों की। तो लेकिन बीच के दिनों में हमने देखा कि थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस भी थोड़ा सा डेविएट करने लगा था बीच बीच में। जैसे जज लोया के टाइम में आप देखिएगा
कितना माहौल बना हुआ था और इन्होंने ठंडा पानी डाल दिया कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था, उनको तो हार्ट अटैक आया था, उससे मर गए। तो वो चीज हुई और बहुत सारी चीजें उसके बाद भी होती रही। लेकिन अगेन फिर मैं कहूंगी कि पत्रकारिता अभी जिंदा है, तो थोड़ी कहते हैं ना उम्मीद की किरण या लाइट एट द टनल, तो वो एट द एंड ऑफ द टनल, तो वो चीज अभी जिंदा है। तो लगता है कि अभी इस तरह के लोग जिंदा है जो इस तरह की स्टोरीज लाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप याद रखिए ना, राहुल गांधी ने कहा था कि हमें अंदर से भी खबर दे रहे हैं चुनाव आयोग के लोग। तो ये जो आपने जो बार बार आप पेपर से कहना चाह रही हैं, आई थिंक सो, आप शायद उस तरफ आपका इशारा है कि ये खबरें अंदर से भेजी जा रही हैं कि देखिए अंदर चल क्या रहा है, आप आवाज तेज करिए कि आप जिसको कहते हैं ना ईंधन और डालिए अपनी भट्टी में, आग तेज सुलगाइए, अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो वो ये एक तरह का हमें अंदर का एक पिक्चर दिखाई गई है कि अंदर जो कहते हैं ना अंडर बैली, अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या गंदगी भरी हुई है। तो वो चीज हमें बगावत मानती है आप इसे? क्या चुनाव आयोग के अंदर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इसे आप बगावत समझती है? अगर इस स्टोरी के आने के बाद हम इसे बगावत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कहने वाले ने तो अपना व्यू रखा, क्योंकि नोट जो लिखा उन्होंने, तो उन्होंने इट मींस ही वाज नॉट एग्रीइंग व्हाट वाज हैपनिंग। तो उसने उस चीज को उसमें अपना नोट दिया और वो उन्होंने उसमें इंक्लूड किया नहीं किया ये उनके डिस्क्रिप्शन पे था। लेकिन वो सारी बात सारी स्टोरी में वो बताते हैं कि एक्चुअली इन्होंने कर क्या दिया और क्या हुआ। इसमें दो चीज, एक चीज ये भी आती है कि जैसे संधू साहब ने जो नोट लिखा, ये जो संधू साहब हैं, दो चुनाव उपायुक्त हैं, मतलब नंबर 2 है ये दोनों। नंबर 1 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको इम्पीचमेंट नहीं किया जा सकता, किसी भी हालत में कोई हटा नहीं सकता उनको। लेकिन इन दोनों के ऊपर इम्पीचमेंट आ सकता है और हटाया भी जा सकता है। तो प्रोबेबली वो जो देश के अंदर एसआईआर को लेके जो एक और जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेके जितना आक्रोश है, वो उस चीज को सेंस आउट कर पा रहे हैं संधू साहब। और उन्होंने कि फ्यूचर में, मुझे कहते हैं ना फ्यूचर जनरेशन जब सवाल पूछेंगी या कोई आफत आएगी रेजिम चेंज के बाद चुनाव आयुक्तों के ऊपर, तो उसमें उनके पास कहने के लिए रहेगा कि नहीं, उस समय मैं जाग रहा था, मैंने नोट लिखा, आप देखिए ये है प्रूफ मेरी जो निष्पक्षता का, और जो मैंने अपनी कंसर्न्स जताए थे मैंने। तो वो चीज उन्होंने भी शायद वो मतलब कहते हैं ना बहुत से लोग बड़े दूरदर्शी होते हैं, फार साइटेडनेस जिनके बहुत लोगों के अंदर होती है, तो उन्होंने उस चीज को भांप के कि बहुत गलत हो रहा है और ये कभी ना कभी जवाबदेही ज्ञानेश कुमार को भी आएगी, उनको पता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए, कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं इस सब के लिए जो कुछ हुआ था, और फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आए तो मैं इस चीज का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। दूसरा सवाल एक और पूछा था आपने। मैंने पूछा था कि ज्ञानेश कुमार क्विज टाइम खेल रहे हैं, अमिताभ बच्चन बन गए हैं वो, तो अब ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति, कब चेयरशिप करेगी का भारत, इस तरीके का क्विज टाइम खेल रहा है। मुझे तो शक है कि ये चुनाव आयोग की तरफ से ये ट्वीट है या फिर बीजेपी की आईटी सेल इस तरीके के ट्वीट्स लिख रही है। ये तो लिखवाया जा रहा है। चुनाव आयोग, आपको पता है केजरीवाल क्यों कहते हैं उसको? इसीलिए तो कहते हैं कि किसके इशारे पे काम कर रहा है। तो जिनके इशारे पे काम कर रहा है उनको इस तरह की इवेंट बाजी का शौक है। आपने G20 का या भूल गई क्या? G20 मतलब जो रोटेशन से मिलती है आपको मेंबर, जिसकी चेयरमैनशिप, और उसका आपने ऐसा बना दिया कि एज इफ मोदी जी हैज ब्रॉट इट टू इंडिया, कि मोदी जी के एफर्ट्स की वजह से ये इंडिया को मिली है चेयरमैनशिप, अदरवाइज तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। हमारे मोदी जी तो बेचारे पीछे छूट गए ज्ञानेश कुमार के आगे। ज्ञानेश कुमार ने तो ये कहा कि देखिए हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, उसकी वजह से ये रोटेशनल चेयरशिप मिली है इंटरनेशनल आइडिया की। हाँ, तो वो कहते हैं ना लड़के बाप से बढ़ के, वो वाली बात है। तो वो जो उन्होंने जो वो G20 में किया मोदी जी ने, उन्होंने वहां से लर्न किया कि मुझे उससे ज्यादा इवेंट करना है, मुझे इससे ज्यादा, मतलब ये भी रोटेशन से मिलती है, ये इंटरनेशनल आइडिया की मेंबरशिप भी रोटेशन से आती है, चेयरमैनशिप भी आपकी चेयरशिप भी रोटेशन से आती है। वो रोटेशन से इंडिया के पास आई, लेकिन वो ये बता रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी कि ये बिकॉज ऑफ मी, मेरी परफॉर्मेंस इतनी हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस है कि उसके लिए उन लोगों को मजबूर होना पड़ा। मुझे हंसी आ रही थी, मैंने रवीश कुमार का इस पर ट्वीट देखा, तो रवीश ने वो जो वीडियो है ज्ञानेश कुमार का जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़े फक्र के साथ हम कह रहे हैं कि हम चेयरशिप करेंगे इसकी इंटरनेशनल आइडिया की, तो रवीश ने उस पर लिखा है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं
गौरव हम बाद में कर लेंगे, पहले सवालों के जवाब दे दीजिए। और उसके बहुत सारे रीट्वीट्स हुए, लेकिन मैं अब वापस इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी पर आऊंगी जो दामिनी नाथ की लिखी हुई स्टोरी है। राय साहब, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि संधू साहब के लिए चुनौतियां और खतरा क्या है? मैं उनके लिए वरिड हूं, क्योंकि उन्होंने एक डिसेंट नोट दी और अपने ऑब्जेक्शंस को उन्होंने दर्ज कराया। वो बात दूसरी कि उनका ऑब्जेक्शन वो बात दूसरी कि उनका ऑब्जेक्शन फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया एसआईआर के, लेकिन उनको एक बगावती चुनाव आयुक्त के रूप में आई एम श्योर ये करंट डिस्पेंसेशन देख रही होगी। ज्ञानेश कुमार भी बहुत ज्यादा उन पर एतबार नहीं कर रहे होंगे। तो हम क्या माने, क्योंकि संधू साहब को राज तो पता है सारे, हम राज है वो एक तरीके से इस वोट चोरी के, और जितना ये बड़ा चुनावी स्कैम हुआ है उसके राजदार हैं वो, उनको तो सारे राज पता है। उनके लिए चुनौतियां और खतरा क्या है सबसे बड़ा? नीलू जी, सिंधु साहब ने जो कुछ कहा है उसको बहुत गंभीरता से विचार करने और उसकी विवेचना करने की जरूरत है। वो सिर्फ डिसेंटिंग नोट इस बात का नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सोच रहे हैं उससे उनकी इनकी सोच टकरा रही है। अगर उनकी उसके तह में जाइए तो वो उन वोटरों के मताधिकार को सुरक्षित करने की लड़ाई में उन्होंने किया जो भारत के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, जिनके लिए अब तो ईवीएम और क्या आ गया है, जिनके लिए जनेश्वर मिश्रा उत्तर प्रदेश में कहते थे कि जिनके अंगूठे के स्याही के निशान से इस लोकतंत्र के राजा बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो गरीब तबका है, जो असहाय है, जो बेघर है, जो वृद्ध है, जो विकलांग है, उसको आप तंग न करिए। उसके वोटर उसके और ये और गरीब तबका जब आप कह सकते हैं तो इस भारत के जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बंगाल केरल के जनसंख्या का वो बहुसंख्यक समाज है। वो उस तरह से झूठ नहीं बोला जिस तरह से ज्ञानेश झूठ बोलता है कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके घर का नंबर 0 है। इस झुट्टे को कुरैशी साहब ने पूछा कि मुझे 5 घर ऐसा दिखा दीजिए हिंदुस्तान में कि जिनके घर का नंबर 0 है। सिद्धू साहब ने एकदम जमीनी बात कही। उन्होंने घर का नंबर 0 नहीं बताया। उन्होंने कहा जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो बेबस हैं, जो विकलांग हैं, उनको आप परेशान न करिए, उनको इस तकनीक में न फंसाइए, ये दिखाओ, ये लाओ, ये बताओ में कि वो, क्योंकि उनको तो रोज रोजी रोटी भी कमाना है और रोजी रोटी कमा के भी न अपना पेट भर पाते हैं, न अपने परिवार का पेट भर पाते हैं। तो इस देश के जनतंत्र की जो कथा है वो लिखने वाला आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, वो लिखने वाला आदमी खेतिहर मजदूर है, वो लिखने वाला आदमी छोटा दुकानदार, रेहड़ी है, वो ठेला चलाने वाला लोग, वो मेजॉरिटी है। और अगर उसकी चिंता ये कर रहे हैं तो मुझे लगा कि हमको सलूट करना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस को। मुझे बड़ी घबराहट हुई थी जब इंडियन एक्सप्रेस ने गोयनका स्पीच के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, और मुझे लगा कि कहीं ये भी उन अखबारों की तरह से न हो जाए जो विज्ञापन के लिए अपने इतिहास, अपने परंपरा, अपने संस्कृति को बेच देते हैं। लेकिन ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने उस मान और मर्यादा को बचा के रखा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं तो समझ रहा था कि ये ज्ञानेश कुमार इस देश में हथकड़ी पहना के घुमाया जाएगा, किसने लोकतंत्र का हत्यारा है, लेकिन मुझे ज्ञानेश कुमार से के बराबर इस देश की न्यायपालिका से निराशा हुई है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय जो ये इसको सुन रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे इस तरह के जो अभिषेक मनु सिंघवी हो, प्रशांत भूषण हो, कपिल सिब्बल हो, उनकी टीम हो, और जैसे वो संविधान की और इलेक्शन कानून की व्याख्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का जो जिस तरह से बढ़िया तर्कों के साथ उदाहरण है, जज्बात नहीं उभार रहे हैं, वो कोई भावनात्मक उबाल नहीं पैदा कर रहे हैं, तो वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश के जनतंत्र को बचाने के लिए बहस कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह का कोई ऐसा असर नहीं दिखाई पड़ा। नहीं तो 9 जुलाई को जो पहली बहस हुई थी वो बिहार का पूरा चुनाव निपट गया और ज्ञानेश कुमार ने धन्यवाद दिया होगा सुप्रीम कोर्ट के कि आपने मुझे वो सब करने दिया जिसके चलते विपक्ष को मैं 35 सीटों के कूड़ेदान में डाल दिया
और भाजपा को सत्ता में ला दिया। आज 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 ज्ञानेश कुमार की ही देन है। टीवी पर देखे होंगे कि किस तरह से बेगूसराय, पटना, अररिया और मोकामा में बुलडोजर चल रहे हैं, किस तरह से बेगूसराय में इनकाउंटर हो रहे हैं। ये सारा कुछ ये जो जनतंत्र की हत्या हो रही है, ये चुनाव आयोग के कारण हो रही है। और किस तरह से बार बार टीवी चैनल बता रहा है कि योगी जी के फार्मूले पर बिहार में, योगी जी के रास्ते पर बिहार, योगी जी का बुलडोजर बिहार में, और सम्राट चौधरी ने योगी जी का बाना पहन लिया है। ये इस देश में सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार इसके लिए दोषी है। और अगर इसको रद्द कर दिया होता, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगलिटी चैलेंज हुई थी एसआईआर की। एसआईआर नामक शब्द जो है भारत के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में है ही नहीं। अगर रद्द कर दिया होता और कहता कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, तुम 1 साल लगाकर जो है वोटर रिवीजन करो, वो उस तरह से करो जो कानून में लिखा है, तो किसी को शिकायत नहीं। ये पहली बार है कि कोई शिकायत नहीं कर रहा है कि आपका रिवीजन न करिए। एक्सटेंसिव रिवीजन मतलब भाजपा को सत्ता में लाने के लिए। और आज जो बिहार देखते देखते अभी 100 दिन भी नहीं हुआ सत्ता के, और उस किले में कैद है नीतीश कुमार, और ये ज्ञानेश कुमार के बैठाए हुए मुख्यमंत्री के जो चमचे हैं, उसने पूरे बिहार को बिल्कुल हिरोशिमा बनाने पर तुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अब अंतिम कमेंट के लिए आ रही हूँ सर्वेश और मीनू जी के पास। सर्वेश, आपके पास आती हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी का असर आप क्या देखेंगे? संधू साहब के ऊपर क्या असर इसका स्टोरी का हो सकता है, और पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है, आपको लगता है कि इसका कोई असर होगा? अब आज जब ये चीजें उजागर हो गई हैं, चुनाव आयोग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही पेज पर हैं और डिसेंट नोट सामने दिख रहा है, लोगों को ऑब्जेक्शन है, इसका असर आप क्या देखते हैं? देखिए, इसका असर बहुत दूरगामी होगा, और इसका असर बेसिकली जो 2 चीजें इसमें मेंशन्ड हैं, वो उन्होंने बहुत बेसिक सी बातें कही थी कि एक तो जो गरीब है, जो दिव्यांग है, जो असहाय है, उनका ध्यान रखा जाए, वो कहीं से भी उनका वो हरासमेंट उनका ना हो। दूसरा सिटीजनशिप एक्ट की बात हुई थी। जो चुनाव आयोग है, उसको नागरिकता असर्टन करने का अधिकार नहीं होता है। ये इनके परव्यू से बहुत बाहर है। वही उस नोट में भी था, लेकिन उसको इसलिए ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि यही होता ये था पहले कि चुनाव आयोग का एक रोल होता था। जब इलेक्शन होते थे तो चुनाव आयोग तरह तरह से कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अट्रैक्ट किया जा सके, वो अपने घरों से निकले और वोट डाल सके। ये चुनाव आयोग का मुख्य कार्य था। अभी क्या हो रहा है कि डराया जा रहा है एसआईआर के थ्रू या कई तरीकों से कि वोटर डरे, उनका नाम काटा जाए और वो वोट ना दे, क्योंकि भाजपा के पास एक फेक वोट का पूरा तंत्र है कि उनको असली वोटरों की जरूरत ही नहीं है। असली वोटरों के देखे जाते तो बिहार में हम ग्राउंड पे थे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे रिजल्ट नहीं होते। जो वोटर्स थे वो वोटर्स थे, उनकी जरूरत ही नहीं है। तो चुनाव आयोग अब एक तंत्र बना हुआ जिसमें नाम काट दिए जाए, डरा दिए जाए, और बाकी प्रशासन है जो बंदूक की नोक पे, मीरापुर चुनाव में हमने देखा था कि बंदूक की नोक पे महिलाओं को भगाया जा रहा था कि वोट ना डाल पाए वो। ये इनको पता है कि इनको ये असली वोटरों की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स का, ऐसी पत्रकारिता का ये असर पड़ेगा कि अब लोग और जागेंगे और उनको पता होगा कि उनकी आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो चुनाव आयोग में हो या फिर पत्रकार हो। अगर ये दोनों जग गए, पत्रकार ही केवल जग गए, ब्यूरोक्रेट्स तो खैर जगे हैं और जग जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर केवल पत्रकार जग गए, मैं बहुत ही इसको बहुत सिल्वर लाइनिंग मानता हूं, इसलिए कि अगर पत्रकार जग गए तो वैसे ही ये सरकार धराशायी हो जाएगी। हर आदमी को नहीं खरीद सकती है सरकार, ये जानती है, और मैं इससे उम्मीद और जगती है। उसका रिजल्ट हम 2027 में हमारा हर कार्यकर्ता आज से वो सड़कों पे है, जगह जगह बूथ बूथ पे काम कर रहा है, और 2027 में हम दिखा देंगे कि हमें ये बिहार, हर जगह बिहार नहीं डाला जा सकता, बंगाल में भी देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में भी देख लेंगे कि जहां पे जागरूक है जनता वहां ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं मीनू जी के पास आ रही हूँ अंतिम कमेंट के लिए। स्टोरी पर क्या कहेंगी मैम कि एक तरफ ज्ञानेश कुमार क्विज टाइम खेल रहे हैं और दूसरी तरफ ये इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी ने एक बड़ा खुलासा चुनाव आयोग के अंदर बगावत का किया है। जी, अंतिम कमेंट्स मैम। जी देखिए, लोकतंत्र की जिस हिसाब से खतरा मंडरा रहा है लोकतंत्र के ऊपर, उसके हिसाब से तो ये एक बहुत ही शुभ लक्षण है, जिसको कहते हैं ना कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज। तो ये जो आप कह रही हैं कि अंदर बगावत चल रही है क्या,
तो ये जो नोट निकल के आया है बाहर, तो ये कमिंग इवेंट्स की हमें सूचना दे रहा है कि अभी संधू साहब ये बोले हैं, हो सकता है आगे कुछ और बोले, क्योंकि ये जो एसआईआर तो रुकने वाला नहीं है, और इनकी जो कुटिलताएं हैं, इनकी जो डर्टी ट्रिक्स कर रहे हैं आजकल ज्ञानेश कुमार, तो वो पता नहीं उनके अभी थैले में और क्या क्या है, क्या क्या लाएंगे निकाल के, क्योंकि इनको बाय हुक और बाय क्रुक बंगाल भी जीतना है, तो उसमें अभी और पता नहीं क्या हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के पहले ये दोनों चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को भी इससे जोश आ सकता है कि भाई देखो अब तो पता चली गया है कि ऑब्जेक्शन किया है संधू साहब ने, अब मुझे भी कुछ कुछ बोलकर और सारा ये भंडाफोड़ कर देना चाहिए। तो क्या अब ज्ञानेश कुमार का भंडाफोड़ ये दोनों चुनाव आयुक्त करेंगे? देखिए दूसरे वाले की तो अभी पता नहीं है, लेकिन इनका तो स्ट्रीक पता चल गई है कि है इनके अंदर रेबेलियन है, अंदर जोर मार रहा है, क्योंकि वो होता है ना कि अंदर से आक्रोश उनका जोर मार रहा है। लेकिन देखिए ये हमें ये भी अशोक लवासा का फेट हमें याद रखना चाहिए, क्या हुआ था उनके साथ में। तो वो चीज, क्योंकि संधू साहब ने ये नोट लिखा है, ये किसी को पता थोड़ी था, वो अंदर दबी हुई थी बात, ये तो हमारे सामने आज आई है। तो आज भी गवर्नमेंट को ये पता चला है कि अब तो दुनिया जान गई है अंदर क्या बदमाशियां हो रही हैं। तो अब हो सकता है कि संधू साहब के लिए भी कोई इंतजार कर रही हो कोई मुसीबत, तो वो तो अभी 1-2 दिन आने के बाद ही हमें पता चलेगा। इतना बड़ा उनको पद कोई मिल जाएगा कि वो हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। उनको कोई इंटरनेशनल मिल जाए, गवर्नर बना दिया जाए, क्या पता नहीं। लेकिन नीलू जी, ये इस तरह के ऑफिसर्स को ये रखते नहीं है अपने सिस्टम में, क्योंकि जिसके अंदर ये स्ट्रीक होती है तो वो फिर करेगा यही चीज आगे भी जाके। तो कोई भी सरकारें नहीं चाहती कि हमारा कोई भंडाफोड़ हो, कोई हमारा पर्दाफाश हो, या हमारी जो अंदर कारगुजारियां हैं उनको कोई पब्लिक के सामने खोल के रख दे। तो देखो अभी क्या होता है। तो इसमें देखिए दिक्कत इंडियन एक्सप्रेस को भी आ सकती है, दिक्कत दामिनी नाथ को भी आ सकती है, दिक्कत आपके संधू साहब को भी आ सकती है, क्योंकि ये सरकार बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, रिवेंज लेने वाली सरकार है। हर किसी को, जो भी बोलने वाले लोग हैं उनको दबाने वाली सरकार है। तो एग्जाम्पल आरके सिंह का है, बिहार में देखिए उन्होंने क्या कहा, अदानी के खिलाफ बोल दिया, उनको तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये सही कह रही हैं आप, लेकिन ये इस स्टोरी के लिए वाकई में इंडियन एक्सप्रेस को और दामिनी नाथ को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने दिखाया कि आज भी कहीं ना कहीं पत्रकारिता जिंदा है, और लोकतंत्र जो हमारे देश का सड़ रहा था उसमें कोई एक ये फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर जिसको बोलते हैं, वो एक तरीके से इसमें दिख रही है। लेकिन अब इस स्टोरी का असर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ज्ञानेश कुमार जिस तरह से अपनी छवि चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, और पूरा जो राइट विंग ट्रोल सिस्टम है वो ये कह रहा है देखिए अब इंडिया तो ग्लोबल डेमोक्रेसी बन गई, इतना अच्छा चुनाव ज्ञानेश कुमार ने करवाया कि अब 35-37 देशों की अगुवाई करेंगे ज्ञानेश कुमार। लेकिन उन क्विज जब वो खेल रहे थे डेट्स के साथ, तो किसी ने एक ट्विटर पर ये भी लिखा है कि जरा उस पर भी क्विज खेल लीजिए कि 40 बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत कैसे हुई है, उस पर क्या क्विज खेलेंगे ज्ञानेश कुमार। उसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को मैं खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राय साहब, सर्वेश और मीनू जैन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।